नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और याद रखें, हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 25, 26 और 27 अक्टूबर को, जिसमें 80 से अधिक लेखक, वक्ता और चिंतक सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसके लिए क्राउड फंडिंग चल रही है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है? आप लोग ये कहेंगे कि बार बार यह प्रश्न क्यों किया जाता है। यह प्रश्न तब भी किया गया था जब हिजबुल्लाह का कमांडर, टॉप कमांडर मार दिया गया था लेबनान में। लेकिन अब जो है बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो गया है, बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया है, और वह ये हुआ है कि हमास का जो मुखिया इस्माइल हानिये था, उसको असैसिनेट कर दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है तेहरान के अंदर। जी हाँ, तेहरान में, यानी ईरान के घर में, जिसको कहते हैं घर में घुस के मारा। और आप जानते हैं कि हमास जो है वो पूरी तरह से ईरान का पिट्ठू है। और हमास का जो चार्टर है वो यह कहता है कि भाई कि पूरी दुनिया से यहूदियों को उसको ख़त्म करना है, क्योंकि उनकी बड़ी किताब में लिखा है और उनकी हदीसों में लिखा है कि जब तक कि सारे के सारे यहूदी दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक कि आखिरत का दिन नहीं आएगा। और आखिरत का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरत लाने से पहले वो न केवल यहूदियों को बल्कि दुनिया में और भी जितने भी गैर इस्लामी लोग हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसी मकसद से चल रहे हमास के जो सरकार थी गज़ा में, जी हाँ, वैसे तो आपको बताऊं कि फ़लस्तीन जो है वो एक देश माना जाता है, लेकिन फ़लस्तीन के भी दो भाग हैं, बीच में इजराइल है। एक भाग जो है वो आता है वेस्ट बैंक, यानी कि जो जॉर्डन नदी का जो पश्चिमी तट है वो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, जिसमें फ़तह नाम के ऑर्गेनाइजेशन की सरकार चलती है। पहले गज़ा में भी फ़तह की ही सरकार हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमास ने वहाँ से फ़तह को भगा दिया, फ़तह के लोगों को कत्ल करके और फ़तह के लोगों को नेस्त नाबूद करके वहाँ से भगा दिया और अपनी सरकार वहाँ कायम कर ली। तो इस तरह से फ़लस्तीन में दो तरह की सरकारें चलती हैं। फ़तह जो है वो अपेक्षाकृत मॉडरेट ग्रुप माना जाता है, नरमपंथी है। हालांकि इस्लाम में नरमपंथी और चरमपंथियों में विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ, नरमपंथी जो है वो बातचीत करते रहते हैं और इसराइल के साथ में जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो हमास स्वीकार नहीं करता। इसी ने अक्टूबर 7, 2023 को जो आक्रमण किया इसराइल के ऊपर और उनके लगभग 1200 सिविलियंस को सब मार दिया और लगभग 300 सिविलियंस को हॉस्टेज ले लिया, बंधक बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में बंधक बनाना जो है वो एक आतंकवादी अपराध है। हमास को पहले ही आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इस्माइल हानिये को यूनाइटेड स्टेट्स ने, यानी अमेरिका ने 2018 में आतंकवादी घोषित कर दिया था, और आज इस्माइल हानिये को इसराइल ने मार दिया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ईरान क्या करेगा। ईरान के बाद बहुत अधिक ऑप्शन है नहीं। पिछली बार जब गाज़ा में उनके कमांडर को मारा गया था, सीनियर कमांडर को मारा गया था, तब उन्होंने मिसाइल से हमला किया था, लेकिन वो सारी की सारी मिसाइलें जो थी वो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दी थी। तो अब ये क्या करेंगे? उससे अधिक तो ये क्या कर सकते हैं? इसराइल अलर्ट पे है, इसराइल के पास सारे सिस्टम्स हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम अचूक है। इसराइल के पास ऐसा कोई भी असलहा नहीं है, ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं है जो उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सके। और पीछे आपने ध्यान है कि जब अज़रबैजान से ईरान के प्रधानमंत्री या ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे थे, तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोगों ने उसका भी इल्ज़ाम मोसाद पे लगाया। मोसाद जो है वो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या स्पाई एजेंसी है वो है। CIA से भी अधिक पावरफुल मानी जाती है मोसाद।
मोसाद के बारे में पता नहीं कितनी सारी किंवदंतियाँ हैं कि किस तरह से वो अपने किसी भी शत्रु को छोड़ती नहीं है, दुनिया में वो कहीं भी हो। यहाँ तक कि अर्जेंटीना में शरण लिए हुए आइखमैन जैसे वॉर क्रिमिनल को, जो नाज़ी था, जर्मनी से भाग के अर्जेंटीना चला गया था, वहाँ से उसको अपहरण करके ले आए इसराइल में, और फिर इसराइल में चला के मुकदमा और उसको फांसी की सज़ा दी। तो मिडिल ईस्ट में टर्मोइल है। इसराइल ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सब जानते हैं कि इसमें इसराइल का हाथ है, क्योंकि इसराइल तो जो फ़ख्रज़ादे एक नाम के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करते थे ईरान में, जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ थे, उनको सैटेलाइट से रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से उड़ा दिया था। जी हाँ, ज़रा आप सोचिए कि कैसे फ़ख्रज़ादे के मूवमेंट उन्होंने ट्रेस किए, फ़ख्रज़ादे के मूवमेंट ट्रेस करने के सिस्टम्स डेवलप किए, और फ़ख्रज़ादे जिस रास्ते से जाते थे कहीं पे उनको पता चला कि यहाँ इस रास्ते पे अक्सर जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक मशीन गन प्लांट की, एक ट्रक प्लांट किया जो उस समय वहाँ खड़ा हुआ था, और बिल्कुल जैसे आपकी साई-फाई मूवीज़ में होता है उस तरह से जब फ़ख्रज़ादे उधर से जा रहे थे तब अचानक उसको एक्टिवेट करके पहले तो एक बाधा उत्पन्न की जिससे कि उनकी गाड़ी रुकी, और उसके बाद जो रिमोट कंट्रोल मशीन गन थी, उस रिमोट कंट्रोल मशीन गन से, जिसको लोग कह रहे हैं कि सैटेलाइट से कंट्रोल थी, उससे फ़ख्रज़ादे को समाप्त कर दिया। तो जो एजेंसी रिमोट कंट्रोल मशीन गन से तेहरान के जस्ट बाहर सबर्ब में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा सकती है, उसके द्वारा आईईडी का उपयोग करके इस्माइल हानिये को समाप्त कर देना बिल्कुल ही पूरी तरह से संभव है। ये उन्होंने कर दिया। अब ईरान को सोचना पड़ेगा। ईरान के, जैसे मैंने अभी कहा आपको, कि ऑप्शंस लिमिटेड है। यद्यपि रूस ने उनका समर्थन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अब भारत का किरदार आ जाएगा। आपको पता है कि भारत जो है वो ईरान से भी अच्छे संबंध हैं, इसराइल से भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन समस्या ईरान की ये है कि ईरान जो उनकी बड़ी किताब है, उस बड़ी किताब के हिसाब से वो पूरी दुनिया में सबसे पहले यहूदियों को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी कोई लड़ाई नहीं है इसराइल से उनकी सीमा भी नहीं मिलती। अब जाके चूँकि उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो सीरिया में या लेबनान में ऑपरेट कर रही हैं, या हमास को उन्होंने अपनी प्रॉक्सी बना लिया है, तो इस कारण से इसराइल से उनकी सीमा, या कहें कि उनकी प्रॉक्सीज़ की सीमा मिलने लगी है, और इसी कारण ईरान में और इसराइल में फ्रिक्शन है। आप ये देखिए कि अरब देशों ने पूरी तरह से इसराइल से समझौता कर लिया। जो भी, यदि आप इस्लामिक इतिहास में जाएं तो इस्लामिक इतिहास में ये है कि भाई एक खलीफा होगा और उस खलीफा की चलेगी। खलीफा जो है इस दुनिया में अल्लाह की प्रॉक्सी है, अल्लाह के बिहाफ पे दुनिया में खलीफा होता है। तो करीब करीब पूरी दुनिया ने, जब से खिलाफत उस्मानिया समाप्त हुई, यानी तुर्की में जो खिलाफत हुआ करती थी, खिलाफा, तो वो खलीफा हुआ करता था, तो वो खलीफा के और वो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट को समाप्त करने के बाद में लगभग सभी लोग जो है वो सऊदी अरब को अपना इस्लामिक बॉस मानते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ बनाया गया उसमें जनसंख्या या शक्ति कम होने के उपरांत भी, देखिए जनसंख्या तो बहुत कम है, जनसंख्या तो सबसे अधिक इंडोनेशिया की है और उसके बाद पाकिस्तान की है, लेकिन जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं है। इस्लामिक इतिहास में जनसंख्या से फैसले नहीं होते, उसकी जो स्थिति है, जिस प्रकार से वो नियंत्रण करता है मक्का और मदीना पर, यानी कि जो होली साइट्स हैं, जिसको बोलते हैं होली साइट्स ऑफ मुस्लिम्स, वो उसकी हैसियत बनाता है। तुर्की संभवतः अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी मैटर नहीं करता, सऊदी अरब ही सब कुछ करता है। और सऊदी अरब ने इसराइल के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं। अभी भारत के साथ में जो आईमेक नाम का जो एक ट्रीटी हुई थी पिछले G20 में, वो भी इसी कारण से हुई थी कि वो सीधे यहाँ से अमीरात से
सऊदी अरब से जॉर्डन और इसराइल होते हुए यूरोप जाएगा। और एक अल्टरनेटिव ये कह सकते हैं कि रूट बना दिया था, क्योंकि रेड सी में भी एक प्रॉक्सी बैठी हुई है यमन में, हूसी नाम की, ईरान की। और ईरान जो है वो हर तरफ से अमेरिका और इसराइल को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है, और किसी कारण से नहीं, आइडियोलॉजिकल कारण से। ये जो इसकी जो आइडियोलॉजिकल स्टैंस है, इसकी वजह से सारी समस्या है। भारत को इससे निश्चित रूप से सीख लेने की आवश्यकता है। जिस तरह से हानियों को मारा गया, उस तरह से भारत के अनेकानेक शत्रु जो हैं वो पूरी दुनिया में हैं। वैसे तो कुछ अज्ञात गनमैन जो हैं वो भारत का काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है। और अमेरिका के CIA के कुछ लोगों ने तो इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना दी कि भारत जो है वो मोसाद की तरह से अपने शत्रुओं को दूसरी जगह जाकर समाप्त कर रहा है। लेकिन अब भारत को इसे खुले रूप से करना चाहिए। मोसाद से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मोसाद एक ऐसी राष्ट्रवादी संस्था है, जिस तरह की संस्थाएं भारत में एक नहीं अनेक होनी चाहिए। कम से कम मैं पूरी तरह से यहाँ समर्थन करता हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो जय फ़िलिस्तीन वाले जो नारे लगाने वाले लोग थे, ओवैसी जैसे और बहुत सारे, उनको कैसा लग रहा होगा इस समय जब उनका बाप इस्माइल हानिये जो है वो मार दिया गया है इजराइल द्वारा। टाइम फॉर सेलिब्रेशन फॉर द वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।